तो बजट से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लगातार हम आपको जी बिजनेस पर देंगे। कल सुबह 11 बजे वित्त मंत्री जब अपने बजट भाषण की शुरुआत करेंगे तो आप हिंदी में बजट देख सकते हैं जी बिजनेस पर। और आज जिन परिवारों को, जिन लोगों को आपने सुना यहां पर क्या चाहता है आम देश का वर्ग, ये हमने आपको सुनाया। कल बजट के बाद एक बार फिर इनसे इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। इन्हें कैसा लगा ये बजट, उनका क्या रिएक्शन है, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं यहाँ पर। पी चेंगल रेड्डी साहब हैं जो कि एग्री एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं JS राजपूत साहब जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ है यहाँ पर बातचीत के लिए। समझेंगे उनसे कि जो स्टूडेंट वर्ग है, जो उम्मीद लगा रहा है, जो चाहता है वित्त मंत्री से, क्या उन्हें वो मिलेगा कल बजट भाषण में। और सुनील गर्ग जो कि टैक्स एक्सपर्ट है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और हमारे साथ आप यहां पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मिस्टर रेड्डी, आपसे समझना चाहूंगी कि गुजरात में जब अभी चुनाव हुए थे सर, तो कहा जा रहा था कि किसान वर्ग को भूल गई बीजेपी या किसान वर्ग को भूल गई ये सरकार। अब जो किसान मांग रहा है यहाँ पर, लगातार मोदी सरकार कहती रही है कि किसानों की जो इनकम है उसे हम बढ़ाने पर जोर देंगे। यहाँ पर कल बजट में कुछ निकल सकता है सर? हाँ, देखिए, ये पिछले बीजेपी इलेक्शन, गुजरात में इलेक्शन होने के बाद पूरा की पूरा जो बीजेपी लीडर्स है, गवर्नमेंट है, नीति आयोग है, सब लोग ऐसे ही पूरा देश में बोलना शुरू किए किसान को ये बजट में बहुत सारी चीज़ें दे देंगे। मगर हम जो किसान को, हमें मालूम है पिछले 4 साल का जो नहीं किए, 1 साल में ये होने का इतना उम्मीद नहीं है। क्यों बोले तो इतनी सारी समस्या जो जोड़ गए पिछले 4 साल में। पहला चीज़ जो है, सब लोग आज देश में पूरा किसान परेशान है कि दाम के बारे में जो MS स्वामीनाथन जी ने दिए। अच्छा, दूसरा, अब देखें तो पिछले 2-3 साल में कोई ऐसा, देखिए हमारी खर्च हर साल ज़्यादा बढ़ते गए। फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, सीड हो, स्पेशली लेबर का इतना प्रॉब्लम हो गए गांव-गांव में। और इसको कैसे परिष्कार करना हमारी हाथ में तो नहीं है। मगर कल ये बजट में कुछ हो सकता बोल के कुछ उम्मीद है, वो तो इंडिकेशन दिए। कल वो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग वाले भी बोल रहा था कि मैकेनाइजेशन को कुछ प्रायोरिटी देते। क्या वो कैसे प्रायोरिटी देते हमें समझ में नहीं आता। क्यों बोले तो परसों GST में पूरा की पूरा एग्रीकल्चर इनपुट्स, वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन, इसी के ऊपर 18% टैक्स डाले। जब इनपुट्स के ऊपर टैक्स डाले, हमारे आमदनी कैसे बढ़ते समझ में नहीं आता। अच्छा, और दूसरा देखें तो ये कोई पिछले 3-4 साल में एग्रीकल्चर में कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं आया। और एक चीज़ है, देखिए हमारा 60% जो है ये रेनफेड इरिगेशन है। रेनफेड इरिगेशन ये प्रोजेक्ट्स तो बहुत है, 400-500 प्रोजेक्ट्स अंडरगोइंग है। मगर क्या होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नाबार्ड को देते, वो स्टेट को देना, प्रोजेक्ट को देना, और वो कब कंप्लीट होता, कब होता समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से ये तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत दिए, हम एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे। क्यों बोले तो अब हम ये नहीं बोलना चाहते कि मोदी साहब के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। क्यों बोले तो उन्होंने जो 2014 में इलेक्शन में वादा किए और लिखे दिए चीज़ें 4 साल में उन्होंने अमल नहीं किए, तो 1 साल में क्या कर सकते, ये एक अलग छोड़ दीजिए। फिर भी क्या है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर सके तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मगर यहाँ एक ऐसा देखिए, बजट के अलावा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस बहुत है जो मोदी साहब कर सकते, इसके साथ बजट का इनका कोई ताल्लुका नहीं है। अब देखिए प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज, फूड कॉर्पोरेशन, कॉटन कॉर्पोरेशन, इतनी सारी है। अब MSP तो डिक्लेयर करते, कम से कम 28 कमोडिटीज और डिक्लेयर करते, मगर प्रोक्यूरमेंट क्या है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज करेंगे, मगर पिछले 4 साल में कितना हुआ, 1% का भी ज्यादा
प्रोसेसिंग इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। मिस्टर रेड्डी यही समझना चाह रही थी आपसे। आप जो सारी बातें कर रहे हैं सर, मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन कल जब वित्त मंत्री भाषण देंगे तो बहुत सारा किसान वर्ग है सर जो सुन रहा होगा उन्हें, लेकिन वो ये समझना चाहेगा कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए बहुत जल्दी से आपसे अभी मैं चली जाती हूँ राजपूत साहब के पास, उसके बाद वापस आपके पास लौटूंगी सर, और आप बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिएगा आम सरल भाषा में ही कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या चाहता है किसान वर्ग, ये हम सब जानते हैं। राजपूत साहब आपके पास आऊंगे क्योंकि आप जाने माने एजुकेशनिस्ट भी है यहाँ पर। सर, छात्रों को सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो एजुकेशन लोन लेते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ सालों पहले सर जो MBA के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए या फिर डॉक्टरी के लिए जो भी पढ़ाई का खर्च आता था 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो वो अब काफी बढ़ गया है। करीब करीब 14-15 लाख रुपए का खर्च यहाँ पर होता है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है। इसलिए स्टूडेंट्स भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ी सी रियायत दे। क्या ऐसा कोई बड़ा फैसला वित्त मंत्री जी ले सकते हैं? मेरे विचार से शिक्षा का क्षेत्र में सबसे पहले वित्त मंत्री जी को ये मानना चाहिए कि शिक्षा में किया हुआ इन्वेस्टमेंट ही सबसे ज़्यादा लाभांश देता है देश को। और ये 1966 से हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसको GDP का परसेंटेज बढ़ेगा, जो 3.5, पौने 4 के ऊपर कभी जाता नहीं, उसे 6 पे आना चाहिए। एलोकेशंस होने चाहिए। जहाँ तक ये जो स्थिति पैदा हुई है जहाँ लोन्स की आवश्यकता, उसके कई कारण हैं। कारण ये है कि निजी क्षेत्र बहुत तेज़ी से स्कूलों में भी आया है और हायर एजुकेशन में भी आया। वहाँ पर सारा कुछ पेरेंट्स ही दें ऐसी व्यवस्था है, सरकार कोई सहायता देती नहीं है। पहले बहुत से कॉलेजेस को सरकार भी सहायता देती थी, निजीकरण भी होता था। उस समय स्थिति दूसरी थी, अब बदल गई है। इसलिए अब लोन के लिए अधिक प्रावधान करना, उसकी उपलब्धता को सरल करना, ऐसे वादे बहुत किए गए हैं, काफ़ी कुछ हुआ भी है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना, उसको और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मुख्य रूप से देखिए, शिक्षा की ये तो एक समस्या हुई। ये पैदा क्यों हुई? क्योंकि गुणवत्ता कम हो रही है। इतने कॉलेजेस खुले हैं, प्राइवेट निजी खुले हैं, जहाँ पर बच्चों को फीस तो लेते हैं लेकिन वो शिक्षा नहीं दे पाते, कौशल नहीं देते, ज्ञान नहीं देते, जिससे वो जब बाहर आते हैं तो उनके लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। और जब हम ऐसा पढ़ते हैं कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के 80% बच्चे जो ग्रेजुएट हैं वे किसी काम लायक नहीं, और वो 5,000 6,000 की नौकरी के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तब हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए। हर बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिले। और दुर्भाग्य ये है कि केवल उच्च शिक्षा की बात नहीं है जहाँ लोन मिलते हैं। पहले जो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा है, वहाँ बुनियादी जरूरतें नहीं। हमारे लाखों की संख्या में एक राज्य में, उत्तर प्रदेश बिहार में अध्यापक नहीं। हमारा छात्र और अध्यापक रेशियो 1:69 है बिहार में। उत्तर प्रदेश में शायद 1:66 का है, जो दुनिया भर में हंसी की स्थिति मानी जाएगी अगर कहीं पर उस पर चर्चा हो। फिर हम रोज ये पढ़ते हैं कि हमारे शिक्षा संस्थानों में अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, नवाचार होने चाहिए, कौशल विकसित होने चाहिए। रेड्डी जी ने कहा कि कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं आया एग्रीकल्चर में। वो कैसे आएगा अगर आपके महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में 50% अध्यापक होंगे ही नहीं? और ये पिछले 15-20 साल से स्थिति बनी है। तो हर विश्वविद्यालय को इतनी सहायता कीजिए कि वो अध्यापकों की नियुक्ति करे, जहाँ से चाहे जैसे चाहे लेकर आए, उनको प्रशिक्षित करे, उन्हें मौका दे करने का। देखिए, एक रिसर्च डेवलपमेंट सेल के लिए सरकार ने 7,885 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, लेकिन खर्च हुए केवल 609 रुपए। तो ये एक व्यवस्थागत परेशानी है। ये लोन्स में भी आती है, प्रावधान होता है लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता। तो इसको अच्छे बढ़ाने का प्रयास भी वित्त मंत्री जी को करना हो। ठीक है राजपूत जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। सर, एजुकेशन सेक्टर को ये भी चाहिए कि सिर्फ एजुकेशन को बेहतर ना करे, बल्कि जॉब एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी भी मिले। और नौकरी कोई छोटी नौकरी नहीं, बल्कि हाई एंड जॉब्स को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, MBA है, तो उसके लिए उस तरह की नौकरी भी जनरेट करना बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। लेकिन इस पर आगे काम करने की जरूरत है। सुनील गर्ग साहब,
आपके पास आखिर में आ रही हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको सुनने के लिए लोग बैठे हैं सर, क्योंकि जो नौकरी पेशा आदमी है वो ये कहता है, ये करीब करीब 3% लोग ऐसे हैं नौकरी पेशा जो यहाँ पर टैक्स भरते हैं। सर, हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आप हमारी जो टैक्स लिमिट है उसे यहाँ पर बढ़ा दीजिए ताकि हमें कम टैक्स देना पड़े। तो क्या कोई प्रावधान है या फिर कुछ इस तरह के सजेशंस आपने दिए वित्त मंत्री जी को? कल कुछ तोहफा मिल सकता है नौकरी पेशा को? देखिए नीरज जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बजट सपनों का बजट होगा। परसों भी कहा, उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि सपनों का बजट होगा। और वास्तव में ही अगर हम देश की पोजीशन देखते हैं तो कोई भी देश का वित्त मंत्री रश्क करेगा अरुण जेटली साहब के ऊपर, इतनी अच्छी पोजीशन है। आप देखिए, फिस्कल डेफिसिट हमारा 3.2% है, इन्फ्लेशन 5% से कम है, जीडीपी रेशो 7.5% से बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन 17.5% से बढ़ रही है। यानी कि आपके पास में ये तो वो पोजीशन हो गई है, वनडे मैच चल रहा हो, 45 ओवर पूरे हो चुके हों, 2 खिलाड़ी आउट हुए हों, तो आदमी फ्रंट फुट पे खेलता है, खूब छक्के चौके मारता है। तो वित्त मंत्री जी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगला साल चुनाव का है, ये लास्ट फुल बजट है वित्त मंत्री जी का। और जैसे गुजरात में लगा, कुछ झटका सा लग गया था इनको, तो लगता है कि इस बार मिडिल क्लास के लिए और ये काफ़ी राहत लेने वाला होगा। तो जो बात हम समझ में आ रही है हमको, पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बड़ी डिमांड है कि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी की जाए। 2005 और 6 तक, फाइनेंशियल ईयर तक, हमारे यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉय को अलग से डिडक्शन मिला करती थी स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से, जो कि बाद में बंद कर दी गई है। तो उसकी वापसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग सैलरीड हैं उनके बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि उनको ड्यूटी एम्प्लॉयमेंट करने ही होते हैं। बिजनेस में उनको शिकायत ही रहती है सैलरीड एम्प्लॉयज़ की कि साहब देखो, बिजनेसमैन अपनी कार से जाता है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उसको ब्याज ही मिलता है। हम कार से ऑफिस जाते हैं तो ना हमें डेप्रिसिएशन मिलता है ना हमें खर्चा मिलता है। तो 1600 रुपये आपने केवल कन्वेंस अलाउंस कर रखा है, तो 1600 रुपये में कोई आदमी कार से ट्रैवल करके 1 महीने तो नहीं पहुंच सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी करे। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख है, लोगों का ऐसा विचार है कि आपने लास्ट ईयर एक काम किया था कि आपने 10% जो टैक्स था 2.5 लाख से 5 लाख तक, उसको घटा के 5% कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि हमने जब पूछा कि आप इस लिमिट को बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, तो सरकार का सबसे मानना ये होता है कि हम टैक्स बेस हमारा कम ना हो जाए। हमें ऐसा लगता है कि एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाएंगे तो हमारा टैक्स बेस कम हो जाएगा। लेकिन आपके पास में और बहुत सारे तरीके हैं टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे कंप्लायंसेज आप मांगते हैं, AIR आपके पास में आ रही है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आपके पास है, डाटा माइनिंग करके आप कभी भी टैक्स चोरों को पकड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद वित्त मंत्री जी इस बार 50,000 की लिमिट को मिडिल क्लास को राहत देने के लिए बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री को भी 2-3 कंसर्न है। सबसे बड़ा कंसर्न है, जैसे अभी ट्रम्प साहब ने कॉर्पोरेट टैक्स 34% से 21% कर दिया USA में, और हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स अभी छोटे उद्योगों के लिए 25% है, उससे ज़्यादा 30%, और अगर सरचार्ज लगाते हो 34.5% है। तो एक प्रेशर है वित्त मंत्री जी के ऊपर कि जो उद्योगों हैं, और इन्होंने वायदा भी किया था 2014 में कि हम 5 साल में कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से 25% के स्लैब पे ले आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा इशू है मैट को लेके, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को लेके। आप ये देखिए कि दुनिया कॉर्पोरेट टैक्स को 25% से कम ला रही है, 20% की रेंज में ला रही है, और हमारा मैट का रेट ही 20% है। मतलब अगर हम मैट को रेशनलाइज नहीं करेंगे, SEZ में भी आपने मैट लगा दिया, तो अब लोगों को लगता है कि हम ना, सरकार एक तरफ तो एग्जम्पशन देती है और दूसरी तरफ से एग्जम्पशन ले लेती है। तो सरकार को ऐसा करते हुए नहीं दिखना चाहिए। जहाँ तक सवाल है स्टूडेंट्स के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, मुझे लगता है कि ये जो बजट होगा, इस बजट में सरकार एग्री बेस इंडस्ट्री के लिए काफी कुछ लाएगी। क्योंकि एग्रीकल्चर की समस्या यह नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन कम है, हाँ। एग्रीकल्चर की समस्या यह है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कम है। गर्व साहब, एक और इम्पोर्टेंट आदमी है जो समझना चाहता है कि मेरे लिए क्या कुछ होगा, वो है हाउसवाइफ और साथ ही साथ जो रिटायर्ड सैलरीड क्लास लोग हैं, क्या उनके लिए कुछ खास आ सकता है? उसके बाद बहुत कम समय है, चेंगल रेड्डी साहब के पास जाऊंगी आखिर में। देखिए, जहाँ तक रिटायर्ड एम्प्लॉयज का सवाल है, सरकार ने पिछले 2 सालों से रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे थे, तो उनके लिए इन्होंने स्पेशल स्कीम निकाली है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.5 लाख की स्कीम निकाली, जहाँ आप 8% ब्याज पे कर सकते हैं, ताकि उनकी एक रेगुलर इनकम बनी रहे। क्योंकि ब्याज जब इंडस्ट्री के लिए कम हो रहा है तो FDRs पे भी कम हो रहा है। और गृहिणियों के लिए तो गृहिणी तो खुद ही बजट बनाती है उनके लिए कोई, पहले महिलाओं की अलग छूट हुआ करती थी, 2 साल पहले वो बंद कर दी थी। मुझे लगता है कि कोई स्पेशल क्लास बनाने की जरूरत है, क्योंकि अब महिलाएं और पुरुष कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो ऐसी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाली जरूरत अब मुझे नहीं लगती है। ठीक है सर। रेड्डी साहब, आपके पास आखिर में आ रही हूं मैं, समय की थोड़ी कमी है यहाँ पर। सर, बहुत जल्दी से आप बता दीजिए कौन से कदम वित्त मंत्री जी को कल उठाने चाहिए
चाहिए ताकि किसान का, एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ पर को बूस्ट मिले? मैडम, वो हमारी दोस्त बोल रहा था, मोदी, मिस्टर मोदी द ड्रीम मर्चेंट, बाय टुमारो ही विल बिकम मोदी द मैजिशियन। देखिए, ऐसी चीज़ें तो बहुत है, मगर एक चीज़ मिस्टर मोदी समझना है कि प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है आप ओवरनाइट सेटल करने के। अब राजपूत साहब जी एजुकेशन के बारे में बोल रहा था, मैं एक ही प्रश्न हम सब डिस्कस करना, देश में कोई कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनका बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते क्या? अगर उनका फैमिली को कुछ तबीयत ठीक नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाते क्या? ऐसा है, जो गवर्नमेंट संस्था है, इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन, हॉस्पिटल, फूड कॉरपोरेशन, आईसीआर, ये कोई काम नहीं कर रहा। ये सब चीजें जो है आप ये चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसके वजह से बजट को रखो, ठीक है, बजट की बात अलग है, मगर क्या है, अब इतनी सारी प्रोग्राम, स्कीम्स पिछले 20, 30, 40 साल में किसान के वास्ते अनाउंस करते गए हर आदमी, मगर इंप्लीमेंट्स में बहुत कमी है। ठीक है, कल देखेंगे अगर कुछ मोदी साहब ने कुछ इंद्रजाल, मायाजाल करके कुछ ऐसी निकाले तो हम खुश हो जाएंगे। ठीक है सर, हम भी इसी का इंतजार करते हैं। के अंदर है, कल 11 बजे जब बजट पेश होगा तो आप दोबारा जुड़िएगा हमारे साथ रेड्डी साहब, कल आपसे बातचीत करेंगे। और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ कल वित्त मंत्री जी के पिटारे से जरूर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।